वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर शुभदा चौधरी है और मैं मिडिल ईस्ट इनसाइट्स की फाउंडर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि कल 12 अप्रैल को जो ओमान में ईरान और यूएस के बीच में नेगोशिएशंस होने वाले हैं, उस पे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों यूएस और ईरान के साथ है और हमारी डायस्पोरा ईरान और यूएस दोनों में है। लेकिन इसके साथ ऑयल के प्राइसेस किस तरीके से रशिया और चाइना इम्पैक्ट करेगा हमारे बायलैटरल डिसीजन पे, और हमारी जो डायस्पोरा यहाँ पे रह रही है उस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। सबसे पहले हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि कल होने क्या वाला है। स्टीव विटकॉफ जो पीस नेगोशिएटर हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के, उनका ये कहना है कि यूएस और ईरान डायरेक्टली निगोशिएट करेंगे, लेकिन ईरान का कहना है कि नहीं, अलग अलग कमरों में निगोशिएशन होगा और नोट्स पास किए जाएंगे। ये निगोशिएशंस कितने घंटों तक चलेगा हमें नहीं पता। अब इसके पीछे मुद्दा क्या है। ट्रम्प जो हैं, जिन्होंने बहुत अपने इलेक्शन स्पीच में और इलेक्शन जीतने के बाद 20 जनवरी को ये बात बहुत क्लियरली बोल दी थी कि वो चाहते हैं कि यूएस अपना खुद का ऑयल एक्सपोर्ट करे। उनका बहुत फेमस कोट था, ड्रिल बेबी ड्रिल। तो अचानक से उनको ईरान के साथ समझौता करने की क्या जरूरत पड़ रही है। इनफैक्ट कल ईरान के प्रेसिडेंट ने खुद बोला है कि अगर यूएस चाहता है कोई बिजनेस डील करना ईरान के साथ तो वो उस बारे में जरूर सोचेंगे। ये पहले उन्होंने नहीं बोला था। अब मुद्दा ये है कि कुछ चीजें सिर्फ ऊपरी पहलू पे दिखाई नहीं दे रही। पहला, अगर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से चिंता है कि नहीं, 90% से ज्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट हो चुका है ईरान का, जो वेपन्स ग्रेड के ऊपर है, अगर उनको ये लगता है तो इजराइल का भी न्यूक्लियर वेपन्स अपग्रेड और ओपेसिटी है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करता। दूसरा, डीगो गार्सिया, ये 3,500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है जहां पे पिछले 2-3 महीनों में काफी सारे यूएस के बंकर बस्टर B-2 बंकर बस्टर बॉम्ब्स, यूएसएस ट्रूमन शिप, बहुत सारे एयरक्राफ्ट, बहुत सारे आर्म्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। बोला यह जा रहा है कि हुथियों पे अटैक करने के लिए ये जरूरी है, लेकिन ये एक तरीके से चेतावनी है ईरान को। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि यूएस ने पहले कोशिश की थी। सीएनएन ने खुद बोला है कि यूएस ने पहले कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि वो अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसीलिए वो न्यूज में नहीं आया। दूसरी बात है कि अभी आप जानते हैं कि हाल फिलहाल इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू टैरिफ पॉलिसी पे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए यूएस गए थे। उन्होंने ये बोला कि अमेरिकन जो भी हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स, उन पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन ट्रंप ने ये बोला कि नहीं, ये जो टैरिफ का हमने अभी अमाउंट दिया हुआ है, भले ही अभी 90 दिन का पॉज है, ये इजराइल पे भी लागू होगा। उसी दौरान व्हाइट हाउस में ट्रंप ने साफ शब्दों में नेतन्याहू को ये बोला कि ईरान के साथ बात करने के लिए हम तैयार हैं। नेतन्याहू ने फिर एक लिबिया का मॉडल बोला। हम गौर करते हैं कि ईरान का साइज क्या है। ईरान जो है, कम से कम अगर आप नॉर्मल भाषा में बताने की कोशिश करूं तो राजस्थान का 5 गुना बड़ा है। वहां की पॉपुलेशन जो है 890 लाख है, जिसमें इंडियन पॉपुलेशन जो टेक्नीशियंस, डिप्लोमेटिक एक्टिविटी और भी बाकी की डायस्पोरा जो है वो कम से कम 4 से 6 हजार है। वहां दूसरी ओर अमेरिका जो है 29 टाइम्स बड़ा है राजस्थान से। इनफैक्ट इंडिया का 3 टाइम ज्यादा बड़ा है। लेकिन पॉपुलेशन वाइज सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन
पूरे अमेरिका का पॉपुलेशन है। इंडिया की पॉपुलेशन वहां पे जैसे टेक्सास में और सियाटल में, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में कम से कम 54 लाख इंडियंस वहां रहते हैं। अब पहला चीज, इंडिया को किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। ऐतिहासिक रूप से हम हमेशा ईरान पे ही बहुत ज्यादा भरोसा करते आए, उसी पे डिपेंडेंट थे क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए। 11% इनफैक्ट हमारा ऑयल इंपोर्ट 2019 से पहले ईरान से था। लेकिन जब यूएस के सैंक्शंस लगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, जब उन्होंने जेसीपीओए से विड्रॉ किया, जेसीपीओए जो अग्रीमेंट था वो भी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ओमान में ही निगोसिएशंस हुए थे। अब इसके कारण इंडिया को अपना ऑयल इंपोर्ट ईरान से रोकना पड़ा ताकि किसी भी तरीके का सेकेंडरी सैंक्शन इंडिया पे ना लगे। अगर यूएस और ईरान के टॉक्स जो हैं किसी पॉजिटिव आउटकम की तरफ आते हैं तो ईरान से फिर इंडिया ऑयल लेना शुरू कर सकता है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे ले सकता है, क्योंकि अभी जो हम ऑयल ले रहे हैं वो ज्यादा महंगा पड़ रहा है सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक से। ईरान के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने ये भी बोला था कि ईरान रेडी है इंडिया के किसी भी ऑयल डिमांड को मीट करने के लिए। अगर ईरानियन ऑयल हमें मिलता है तो वो सस्ता होगा, हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है उसके ऊपर हमें थोड़ी सी मोहलत मिलेगी, और जो डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस हैं वो भी स्टेबलाइज हो जाएंगे। अगर और सैंक्शंस लग जाते हैं तो हमें और एक्सपेंसिव ऑयल मार्केट्स की तरफ झुकना पड़ेगा। भले ही रशिया से हम ऑयल लेके उसको रिफाइन कर रहे हैं, लेकिन वो कब तक चलेगा उसका हमें नहीं पता। तो हो सकता है हमें यूएस और कनाडा की तरफ गौर करना पड़े। सप्लाई चेन किस तरीके से चलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आएंगे जहां पे 25% पूरे तेल की सप्लाई होती है, वहां से आएगी। तो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट काफी चुनौती वाली स्थिति में है, ना सिर्फ ईरान से, बाकी के गल्फ सप्लायर्स से भी, अगर हमारा रुझाव यूएस के ऑयल पे ज्यादा पड़ा तो। अब दूसरा मुद्दा है कि चाबहार पोर्ट के बारे में हम सब बात करते हैं। इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट पे कम से कम 1,66,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया हुआ है। 1,66,000 करोड़, जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक गेटवे बने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में ये मदद करता है। चाइना दूसरी ओर ईरान में भी काफी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में भी है। अगर सैंक्शंस का रिलीफ होता है तो हमें फाइनेंशियल और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन करने में चाबहार में मदद मिलेगी। हमारा ट्रेड जो है अफगानिस्तान के साथ भी बढ़ेगा, जैसे वीट का एक्सपोर्ट सेंट्रल एशियन मार्केट्स में, जैसे दवाइयां होती हैं, टेक्सटाइल होती है, टेक्नोलॉजी होती है, उसको भी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। चाबहार का स्ट्रांग होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक तरीके से वो कंपटीशन देता है। इंडिया ने G20 के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया था, लेकिन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के कारण वो रुका हुआ है। अब वो कब तक रुका रहेगा, कितने सारे और फंडर्स रहेंगे, यूरोपियन कंट्रीज में कितने फंडर्स उसमें और इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से खुद जो रीजन है उसमें रोड और रेल की कनेक्टिविटी कैसे होगी, ये सारी चीजों के ऊपर भी अभी बात चल रही है। अगर टॉक्स फेल हो जाते हैं तो चाबहार पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी बहुत सालों से डिलेड है, वो और डिले हो जाएगा। बहुत सारे जो हमारे यूएस सैंक्शंस अगर ईरान के फाइनेंशियल सिस्टम पे और लगेंगे तो
इंडिया की जो एबिलिटी है इक्विपमेंट खरीदने की या फंड करने की, उस पर चुनौती पड़ेगा। ज्यादा टेंशन्स बढ़ेंगे तो ईरान चाइना से ज्यादा नजदीक हो जाएगा। उन्होंने 25 साल का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2021 में साइन भी किया है। चाइना को चाबहार पोर्ट का एक्सेस शायद मिल जाए, इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स अंडरमाइन हो सकते हैं। तीसरी चीज है जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग। हिस्ट्री को अगर आप देखने की कोशिश करें तो ईरान से हमारा सिर्फ मुगलों के टाइम से नहीं, लेकिन हिस्टोरिक टाइम से बहुत ज्यादा एक बायलैटरल ट्रेड कल्चरल रिलेशन रहा है। इनफैक्ट स्पाइस रूट जो 1000 BC से है। अब ईरान इंडिया के जो संबंध हैं यूएस इजराइल जीसीसी स्टेट्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा चुनौती की तरफ देखता है। अगर कल के नेगोशिएशन में डील हो जाती है तो काफी सारे जो डिफेंस अग्रीमेंट्स हैं ईरान के साथ इंडिया कर सकता है। कल्चरल एक्सचेंजेस भी हो सकते हैं, ईरानियन स्टूडेंट्स इंडिया आ सकते हैं। इनफैक्ट ईरान के जो इब्राहिम रईसी जो प्रेसिडेंट थे, जिनका पिछले साल 2024 में प्लेन एक्सीडेंट में डेथ हुआ, वो कुछ महीनों में इंडिया आने वाले थे। उनको ये लगता था कि इंडिया की शिया पॉपुलेशन माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है, जिसके बारे में वो बात भी करना चाहते थे। यूएस ईरान के टेंशन्स कम होंगे तो मिडिल ईस्ट भी स्टेबलाइज होगा। इंडिया के 8 मिलियन से ज्यादा डायस्पोरा वर्कर्स आपके मिडिल ईस्ट में हैं, जो 3,32,000 करोड़ रेमिटेंस हर साल इंडिया की जीएनपी पे ऐड करते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट इंडिया कर पाएगा अगर टॉक कोलैप्स कर जाती है तो, और मिलिट्री एक्शन हो जाते हैं मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत। तो इंडिया के बहुत सारे फर्म्स जो हैं जो ईरान के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लग सकता है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो 2022 में मुंबई की एक फर्म है तिबालाजी पेट्रोकेम, जिसको पेनलाइज किया गया कि आप क्यों ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो यूएस के सैंक्शन के कारण। तो इंडिया एक मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। वो अपने किसी भी पार्टनर को फॉरेन पॉलिसी के तहत एलिनेट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ईरान को बहुत ओपनली सपोर्ट किया गया डिप्लोमेटिकली तो हमें क्वाड में दिक्कत हो सकती है, बाकी जो हम डिफेंस इंपोर्ट करते हैं उसमें दिक्कत हो सकती है, और इस चीज का फायदा चाइना उठा सकता है। अब दोनों ईरान और इंडिया को अफगानिस्तान के पॉलिटिकल क्लाइमेट की चिंता है। अगर ये टॉक हो जाता है तो इंडिया को ज्यादा फ्रीडम मिलेगी कि ईरान के साथ डीपर इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सके अफगानिस्तान के ऊपर, स्पेशली जैसे आईएसआईएस के ऊपर। इंडिया की सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी इसमें लागू होती है। अफगानिस्तान को चाबहार पोर्ट के द्वारा इंडिया और ह्यूमैनिटेरियन एड भी दे सकता है। तीसरा, सैंक्शन से पहले ईरान इंडिया के लिए की मार्केट था, दवाइयों के लिए, चाय के लिए और चावल के लिए। ये ट्रेड फिर से हो सकता है कि नहीं, ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा। अगर सैंक्शन से रिलीफ मिलता है तो इंडिया को 1,66,000 करोड़ का एनुअल नॉन ऑयल ट्रेड पे राहत मिलेगी, स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ईरान के 80 मिलियन स्ट्रॉन्ग मार्केट्स जो हैं इंडिया के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को काफी मदद करने वाले हैं। अगर टॉक फेल हो जाता है तो काफी सारे बैंकिंग चैनल्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। इंडिया को कॉम्प्लिकेटेड बार्टर सिस्टम या रुपीज में ट्रेड करना पड़ेगा।
ये 2010 में देखा गया था जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एशियन क्लियरिंग यूनियन पेमेंट्स ईरान को हॉल्ट किया था, रोका था। उस समय ट्रेड ग्रोथ काफी रुक गया था और वो रिसेशन का भी समय था। अब इसका कंक्लूजन क्या है? इंडिया किस तरीके से अपना मैरीटाइम शिपिंग, ट्रेड रूट, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी लागू करता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के जो टॉक्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट चल रहा है मिडिल ईस्ट में, मुझे एज एन एनालिस्ट नहीं लगता कि कल के टॉक्स का कोई भी रेजोल्यूशन होगा। ये कोई नई बात नहीं है। कल टर्की और इजराइल के बीच में नेगोशिएशंस और टॉक्स हुए थे जिसका कोई आउटकम नहीं निकला। एक पैटर्न है जो पॉलिटिक्स में रिपीट होता है, लेकिन दो चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या है, और उसी तरीके से ईरानियन गवर्नमेंट का पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या है। क्या इसका फायदा इजराइल को होगा या बाकी के गल्फ स्टेट्स को होगा, और नुकसान सबसे ज्यादा किसका होगा? मुझे लगता है कि अब कल देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगर आपको मैंने जो भी समझाने की कोशिश की है वो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में लिखिएगा।